जब भी महानता की बात होती है ना, तो अक्सर दिमाग में एकदम परफेक्ट तस्वीरें उभरती हैं। मतलब ट्रॉफी उठाते हुए खिलाड़ी या फिर कभी ना हारने वाले चैंपियंस। बिल्कुल एकदम अजय और परफेक्ट। हाँ, लेकिन आज जो हम डिकोड कर रहे हैं ना, वो इन सारी धारणाओं को पूरी तरह से पलट देगा। कुछ आंकड़े हैं जो सच में चौंकाने वाले हैं। और वो आंकड़े क्या कहते हैं? वो ये बताते हैं कि नोवाक जोकोविच ने टेनिस के इतिहास में किसी भी इंसान से ज्यादा ग्रैंड स्लैम फाइनल हारे हैं। सही बात है। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल में सबसे ज्यादा पेनल्टी मिस की हैं। लिब्रॉन जेम्स ने बास्केटबॉल के इतिहास में सबसे ज्यादा शॉट्स मिस किए हैं। ये लिस्ट तो काफी लंबी है। बिल्कुल। सचिन तेंदुलकर किसी भी भारतीय बल्लेबाज से ज्यादा बार शून्य पर आउट हुए हैं और बेसबॉल में रेजी जैक्सन ने सबसे ज्यादा बार स्ट्राइक आउट होने का रिकॉर्ड बनाया है। पर यहाँ कैच कुछ और ही है ना? एकदम दिलचस्प बात यह है कि इन्हीं जोकोविच के नाम सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम है, रोनाल्डो के नाम सबसे ज्यादा इंटरनेशनल गोल है और सचिन के नाम क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन है। मतलब दुनिया के सबसे बड़े लूजर्स की लिस्ट और सबसे बड़े विनर्स की लिस्ट असल में एक ही है। एकदम सही कहा आपने। दुनिया के सबसे बड़े लूजर्स ही असल में सबसे बड़े विनर्स हैं। और आज हम इसी फेलियर के मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस को गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी विषय है। हमारा मिशन बस कोई मीठी मीठी मोटिवेशनल बातें करना नहीं है। हम उस जैविक सच्चाई मतलब बायोलॉजिकल फैक्ट को समझेंगे कि जब इंसान फेल होता है तो दिमाग के अंदर असल में होता क्या है। और मैं एक बात साफ कर दूं, ये जो सबसे ज्यादा हारने वाले खिलाड़ियों का सबसे बड़ा विजेता होना है ना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। तो ये क्या है? ये एक बहुत ही ठोस बायोलॉजिकल सच्चाई है, एक ऐसी मैकेनिज्म जो हर इंसान के दिमाग में मौजूद है। लेकिन हम आम इंसान तो रोज इस मैकेनिज्म का इस्तेमाल नहीं कर पाते। डमना है। एक आम इंसान अपनी विफलताओं पर जो गुस्सा करता है, जो फ्रस्ट्रेशन दिखाता है ना, वो रोज अपनी ही दिमाग की इस अद्भुत ताकत को केमिकली मार रहा है। मतलब हम खुद अपने रास्ते में खड़े हैं। बिल्कुल। जिस कारण से एक आम इंसान हार मान लेता है, ठीक उसी बायोलॉजिकल मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके ये एलीट एथलीट्स इतिहास रच देते हैं। मैं यही सोच रही थी कि अगर सबसे ज्यादा हारने वाले ही जीत रहे हैं तो इसका मतलब है हारने के उस पल में दिमाग के अंदर कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो जीतने पर नहीं होता। एकदम सही पकड़ा आपने। विज्ञान की भाषा में इस हारने के पल को हम कैसे समझ सकते हैं? इसके लिए हमें इंसान के दिमाग के डोपामिन न्यूरॉन्स को समझना होगा। कैम्ब्रिज के एक न्यूरोसाइंटिस्ट हैं वुल्फ्रम शोल्स। अच्छा, उनकी रिसर्च क्या कहती है? उन्होंने अपना लगभग पूरा जीवन इन्हीं न्यूरॉन्स को समझने में लगा दिया। और उनकी रिसर्च हमारी जो पुरानी सोच है ना, उसे पूरी तरह पलट देती है। वो कैसे? देखिए, इंसान को लगता है कि दिमाग तब सीखता है जब सब कुछ सही हो रहा होता है, मतलब जब हम जीत रहे होते हैं। हाँ, आम धारणा तो यही है। लेकिन सच ये है कि असली लर्निंग, दिमाग का सीखना, सिर्फ और सिर्फ एक गैप में होता है। गैप? ये गैप क्या है? वैज्ञानिक भाषा में इसे प्रिडिक्शन एरर कहते हैं। मतलब इंसान के दिमाग ने जिस चीज की उम्मीद की थी और असलियत में जो हुआ, उन दोनों के बीच के अंतर को प्रिडिक्शन एरर कहा जाता है। तो जैसे जब लिब्रॉन जेम्स बास्केटबॉल कोर्ट पर एक शॉट लेते हैं और वो शॉट मिस हो जाता है, तो वो सिर्फ एक खराब शॉट नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो मिस हुआ शॉट दिमाग के लिए एक बहुत बड़ा डेटा पॉइंट है। अच्छा? जब लिब्रॉन शॉट मारते हैं तो उनके दिमाग ने पहले ही एक प्रिडिक्शन किया होता है, एक कैलकुलेशन, कि हाथ के इस खास एंगल और इस ताकत से बॉल सीधा बास्केट के अंदर जाएगी। और जब वो मिस हो जाती है, जब बॉल बास्केट के रिंग से टकराकर बाहर आ जाती है, तो दिमाग तुरंत पहचान लेता है कि हकीकत और उम्मीद में एक मिसमैच है। और इसी गलती के तुरंत बाद डोपामाइन न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं। ओहो, मतलब गलती होते ही वो न्यूरॉन्स जाग जाते हैं। हाँ, ये न्यूरॉन्स शरीर के मोटर मेमोरी मैप को एक जोरदार सिग्नल भेजते हैं। वो सिग्नल कहता है कि पिछला कैलकुलेशन गलत था, अगली बार हाथ को थोड़ा और ऊपर रखना है या एंगल बदलना है। अरे वाह! बिना इस प्रेडिक्शन एरर के, यानी बिना गलती के, दिमाग कुछ भी नया नहीं सीख सकता। ये तो मुझे बिल्कुल एक कार के जीपीएस की तरह लग रहा है। हाँ, ये एनालॉजी एकदम सटीक है। मतलब जब कार सही रास्ते पर चल रही होती है तो जीपीएस एकदम चुप रहता है। बिल्कुल। वो कोई नया रास्ता नहीं खोजता। बिल्कुल। उसे जरूरत ही नहीं होती। लेकिन जैसे ही हम गलत मोड़ लेते हैं तो वो तुरंत रिकैलकुलेटिंग मोड में चला जाता है। एकदम सही।
रास्ता खोजने का मौका ही नहीं मिलता। मतलब गलती करना असल में दिमाग का रिकैलकुलेटिंग मोड है। हाँ, आप इसे दिमाग का रिकैलकुलेटिंग मोड ही कह सकती हैं। पर रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। क्या? अगर गलती करना इतना ही प्राकृतिक है, इतना जरूरी है, तो फिर फेल होने पर इंसान को इतनी तकलीफ क्यों होती है? मतलब इतना गुस्सा क्यों आता है हमें खुद पर? और यहीं पर इंसान की अपनी फितरत उसके इस बायोलॉजिकल जीपीएस को तबाह कर देती है। तबाह कर देती है। हाँ, रॉबर्ट सपोल्स्की और येल यूनिवर्सिटी की एमी अर्नस्टीन की एक बहुत शानदार रिसर्च है जो इस प्रक्रिया को समझाती है। क्या बताती है ये रिसर्च? जब कोई गलती होती है तो इंसान का स्वाभाविक रिएक्शन क्या होता है? खुद को कोसना या भयंकर फ्रस्ट्रेट होना? हाँ, हम सब यही करते हैं। और इस गुस्से और तनाव की वजह से शरीर तुरंत कॉर्टिसोल नाम का एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करने लगता है। मोड को कैसे प्रभावित करता है? क्या यह हमारी सीखने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है? धीमा नहीं, ये उसे पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है, खत्म कर देता है। बाप रे! कॉर्टिसोल एक तरह से डोपामाइन सिग्नल को दबा देता है। एमी अर्नस्टीन की रिसर्च ये दिखाती है कि अत्यधिक तनाव या फ्रस्ट्रेशन की स्थिति में दिमाग का जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है ना, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो नई चीजें सीखने वाला हिस्सा है। बिल्कुल, जो नई चीजें सीखने, तर्क करने और फैसले लेने वाला हिस्सा है, वो हिस्सा कुछ ही सेकंड के अंदर सिकुड़ जाता है। सिकुड़ जाता है मतलब लिटरली? हाँ, उसका ब्लड फ्लो एकदम कम हो जाता है। इंसान का अपने ही फेल होने पर गुस्सा करना सिर्फ एक खराब एटीट्यूड नहीं है। तो और क्या है? न्यूरोलॉजिकली ये उस सबक की हत्या करना है जो दिमाग उस प्रेडिक्शन एरर से सीखने की कोशिश कर रहा था। ये तो बहुत डरावना है। कॉर्टिसोल का विकास इसलिए हुआ था ताकि जब कोई शेर पीछे पड़े तो शरीर पूरी ऊर्जा के साथ जान बचाकर भाग सके। हाँ, सर्वाइवल के लिए। ये हार्मोन इसलिए नहीं बना था कि एक छोटी सी प्रेजेंटेशन खराब होने या मैच हारने पर शरीर खुद पर ही हमला कर दे। ये बात थोड़ी अजीब लग रही है। क्यों? मतलब अगर कोई इंसान किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट में फेल हो जाए तो क्या उसे खुश होना चाहिए? इंसान दर्द होने पर तो दर्द ही महसूस करेगा ना। बिना इमोशन के हार को कैसे स्वीकार किया जा सकता है? देखिए, खुश होना इसका समाधान नहीं है। किसी ने नहीं कहा कि फेल होने पर पार्टी कीजिए। तो फिर सही तरीका क्या है? इसका समाधान है बिना इमोशन के सिर्फ डेटा निकालना। मैथ्यू सैयद ने अपनी किताब ब्लैक बॉक्स थिंकिंग में इसका एक बेहतरीन उदाहरण दिया है। कौन सा उदाहरण? एविएशन इंडस्ट्री यानी हवाई जहाज की दुनिया का। जब कोई प्लेन क्रैश होता है तो जांचकर्ता घटना स्थल पर बैठकर क्या करते हैं? वो मलबे की जांच करते हैं। हाँ, पर वो पायलट को गालियां नहीं देते या बैठकर रोते नहीं हैं। वो पूरी तरह से भावनाहीन होकर उस मलबे के बीच से ब्लैक बॉक्स खोजते हैं। सही बात है। वो सिर्फ और सिर्फ डेटा निकालते हैं ताकि ये पता चल सके कि असल में मशीन में या फैसले में क्या खराबी थी। और फिर वो पूरे सिस्टम के नियमों को बदल देते हैं ताकि वैसी गलती दोबारा कभी ना हो। बिल्कुल। एविएशन इंडस्ट्री का ये मॉडल तो बहुत ही तार्किक है। मतलब कोई ईगो नहीं, कोई बहाने नहीं, बस विशुद्ध डेटा। और यही वो जगह है जहां हम और आप जैसे आम इंसान मात खा जाते हैं। कैसे? अपनी गलतियों को ईगो पे लेना, उन्हें छुपाने की कोशिश करना या दूसरों पर इल्जाम लगाना। ईगो को बचाने के इस चक्कर में ना इंसान अपने खुद के ब्लैक बॉक्स से कभी डेटा निकाल ही नहीं पाता। अगर गलतियां सिर्फ डेटा हैं और प्रेडिक्शन एरर दिमाग को सच में बेहतर बनाता है, तो क्या इसका तार्किक निष्कर्ष ये है कि हमें जानबूझकर और ज्यादा गलतियां करनी चाहिए? एकदम सही सवाल पूछा आपने। यूनिवर्सिटी ऑफ नेवादा की गैब्रियल वोल्फ की मोटर लर्निंग रिसर्च ठीक इसी सिद्धांत की वकालत करती है। अच्छा, जानबूझकर गलती करना। हाँ, इसे विज्ञान में इंटेंशनल एरर प्रैक्टिस कहा जाता है। आमतौर पर हम क्या मानते हैं कि प्रैक्टिस का मतलब है एक ही चीज को बार बार परफेक्ट तरीके से करना। हाँ, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। लेकिन विज्ञान ये साबित करता है कि जानबूझकर गलतियां करना और फिर उन्हें तुरंत सुधारना दिमाग के न्यूरल पाथवे को किसी भी परफेक्ट प्रैक्टिस से कई गुना ज्यादा तेजी से मजबूत करता है। मतलब जीतने वाले इसलिए नहीं जीतते कि वे गलतियां नहीं करते, बल्कि इसलिए जीतते हैं क्योंकि वे किसी भी आम इंसान से बहुत ज्यादा बार गलती सुधारने की साइकिल से गुजर चुके होते हैं। बिल्कुल, वो साइकिल से डरते नहीं हैं। लेकिन एक बात बताइए, जब कोई मुश्किल काम करते हुए बार बार हार मिलती है तो वो फ्रस्ट्रेशन इतनी असहनीय क्यों हो जाती है? ऐसा लगने लगता है जैसे हमारे अंदर टैलेंट ही नहीं है। उसी असहनीय एहसास को डॉक्टर रॉबर्ट ब्यॉर्क ने डिजायरेबल डिफिकल्टीज का नाम दिया है। डिजायरेबल डिफिकल्टीज? हाँ, जब आपको वो तेज फ्रस्ट्रेशन महसूस होती है ना, तो असल में दिमाग के अंदर एसिटाइलकोलिन और एपिनेफ्रीन नाम के केमिकल्स रिलीज हो रहे होते हैं। ये केमिकल्स क्या करते हैं? एपिनेफ्रीन आपकी सतर्कता बढ़ाता है और एसिटाइलकोलिन उन न्यूरॉन्स को मार्क करता है जिन्हें बदलना है।
तो फ्रस्ट्रेशन कोई बुरी चीज नहीं है? बिल्कुल नहीं। फ्रस्ट्रेशन टैलेंट की कमी का संकेत नहीं है। ये एक फिजिकल एहसास है कि दिमाग उस गलती को हाईलाइट कर रहा है ताकि वो खुद को अपग्रेड कर सके। ये तो बिल्कुल जिम जाने जैसा हो गया। वो कैसे? जैसे जब हम भारी वजन उठाते हैं और मांसपेशियां दर्द करने लगती हैं, तो वो दर्द ये नहीं बताता कि शरीर कमजोर है। सही कहा। वो इस बात का बायोलॉजिकल सबूत है कि मांसपेशियां टूट रही हैं और अब वे आराम करने के बाद और ज्यादा मजबूत होकर जुड़ेंगी। ये बहुत ही सटीक तुलना है। लेकिन त्रासदी क्या है पता है? क्या? ज्यादातर लोग उसी पल काम छोड़ देते हैं जब उन्हें वो फ्रस्ट्रेशन महसूस होती है। ओ, मतलब दर्द होते ही हार मान लेना? हाँ, वे ठीक उसी वक्त मैदान छोड़ देते हैं जब उनका दिमाग हमेशा के लिए अपग्रेड होने वाला होता है। ये तो बहुत अफसोस की बात है। बास्केटबॉल लेजेंड माइकल जॉर्डन की कहानी इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। जॉर्डन की कहानी? जब जॉर्डन को उनके हाई स्कूल की बास्केटबॉल टीम से बाहर निकाल दिया गया था तो वो बहुत रोए थे, बहुत टूट गए थे। हाँ, मैंने भी सुना है इसके बारे में। लेकिन उन्होंने इस रिजेक्शन को स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की भाषा में द चिप बना लिया। द चिप? हाँ, एक तरह का ईंधन। उन्होंने उस हार को खुद को नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि जिंदगी भर के लिए एक आग की तरह इस्तेमाल किया। मतलब फ्रस्ट्रेशन रुकने का सिग्नल नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है। बिल्कुल। इसके उलट जो लोग गलतियां करने से डरते हैं, उनके दिमाग का क्या होता होगा? जेसिका लाहे ने अपनी किताब द गिफ्ट ऑफ फेलियर में इस स्थिति को एक नाम दिया है। इसे एटिकोफोबिया कहते हैं, यानी फेलियर का डर। जो कभी कोई रिस्क नहीं लेते। हाँ, जो इंसान कभी कोई रिस्क नहीं लेता, जो कभी फेल नहीं होता, वो असल में बहुत डरा हुआ है। और इसका उसके दिमाग पर क्या असर होता है? क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर कोई गलती नहीं कर रहा है, तो उसके दिमाग में कोई नया प्रेडिक्शन एरर नहीं हो रहा है। मतलब उसका रिकैलकुलेटिंग मोड कभी ऑन ही नहीं होता। बिल्कुल। न्यूरोलॉजिकली उसका दिमाग धीरे धीरे भूखा मर रहा है। बाप रे, एक दिमाग जो नया ना सीखने के कारण भूखा मर रहा है, ये सच में एक बहुत भयानक तस्वीर है ना? लेकिन इस सॉफ्टवेयर अपडेट होने की दर्दनाक प्रक्रिया को ये जो एलीट एथलीट्स हैं, ये लगातार कैसे सहते हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मैंने रॉजर फेडरर का एक आंकड़ा पढ़ा था जो इस बात पे बहुत रोशनी डालता है। उन्होंने अपने पूरे करियर के 80% मैच जीते हैं। 80%, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, लेकिन खेले गए गोल पॉइंट्स में से उन्होंने सिर्फ 54% ही जीते हैं। ये आंकड़ा विफलता की असली वास्तविकता को सामने लाता है। मतलब 46% बार जब फेडरर कोर्ट पर होते थे तो वे पॉइंट हार रहे होते थे। बिल्कुल। टेनिस इतिहास के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक और एक आम टेनिस प्लेयर के बीच का अंतर 100 में से सिर्फ 6 पॉइंट्स का था। ये बात सच में हैरान करने वाली है। जीतने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई कभी हारेगा नहीं। जीतने का असली मतलब है लगातार हारने की तकलीफ को, उस फ्रस्ट्रेशन को बर्दाश्त करने की क्षमता रखना। तो इस दर्द को सहने की क्षमता कैसे विकसित होती है? नेवी सील ट्रेनिंग और एडमिरल विलियम मैक्रेवन की किताब मेक योर बेड में इसका एक बहुत ही क्रूर तरीका बताया गया है। आप शुगर कुकी ड्रिल की बात कर रही हैं? हाँ, शुगर कुकी ड्रिल। ये दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग्स में से एक है। इसमें नेवी सील कैंडिडेट्स को उनके कपड़ों के साथ ठंडे प्रशांत महासागर में फेंक दिया जाता है और फिर उन्हें बाहर निकालकर सिर से पैर तक सूखी रेत में लौटने के लिए कहा जाता है। उफ, ये तो बहुत टॉर्चरस है। वे रेत से सने हुए, ठंड से ठिठुरते हुए अपना पूरा दिन बिताते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है इसका मकसद क्या है? शारीरिक रूप से तोड़ना? बिल्कुल नहीं। इसका मुख्य उद्देश्य उन्हें विफलता और अपमान के एहसास से डिसेंसिटाइज करना होता है। मतलब वो हारने के एहसास के आदी हो जाएं। तो जो लोग ट्रेनिंग छोड़कर भागते हैं, वो ठंड या रेत के कारण नहीं भागते, वे फेलियर और असहाय होने के इस मानसिक एहसास को बर्दाश्त ना कर पाने के कारण भागते हैं। अच्छा। जो इस असहजता को शांति से महसूस करना सीख जाता है ना, उसका दिमाग कॉर्टिसोल रिलीज करके पैनिक करना बंद कर देता है। और पैनिक ना करने का एक और चरम उदाहरण 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक्स में डेरिक रेडमंड का है। हाँ, वो तो रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। 400 मीटर रेस के बीच में उनकी हैमस्ट्रिंग पूरी तरह से फट गई थी। दर्द के मारे वे ट्रैक पर गिर पड़े थे। रेस खत्म हो चुकी थी, मेडल जा चुका था, सब कुछ खत्म हो गया था। लेकिन फिर भी वे उठे और एक पैर पर लंगड़ाते हुए फिनिश लाइन की तरफ बढ़ने लगे। उनके पिता सिक्योरिटी गार्ड्स को पार करके ट्रैक पर आए और दोनों लंगड़ाते हुए रेस पूरी करने लगे। वे सबसे अंत में आए थे उस दिन। हाँ, लेकिन उन्होंने रेस खत्म की। तो क्या डेरिक रेडमंड का ये उदाहरण ये साबित करता है कि दिमाग के लिए जीत हार से ज्यादा जरूरी किसी भी शुरू किए गए काम, मतलब उस लूप को खत्म करना है?
विज्ञान बिल्कुल यही कहता है। डेरेक के दिमाग में जो प्रिडिक्शन एरर लूप था कि मुझे किसी भी तरह ये रेस पूरी करनी है, उस मजबूत न्यूरोलॉजिकल संकल्प ने शरीर के हर दर्द को पीछे छोड़ दिया और कॉर्टिसोल के पैनिक सिग्नल को भी हरा दिया। बिल्कुल। दिमाग के लिए सबसे बड़ी संतुष्टि जीतना नहीं, बल्कि शुरू किए गए लूप को पूरा करना है। जो व्यक्ति हार की तकलीफ को सहते हुए भी लूप को पूरा करना सीख जाता है, वही अंत में बाजी मारता है। ये सब एथलीट्स के मामले में तो समझ आता है, लेकिन एक आम इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इसका इस्तेमाल कैसे करे? जैसे ऑफिस में या घर पर। हाँ, मतलब जब ऑफिस की मीटिंग में या घर के किसी काम में कोई फेल होता है, तो वो इस विज्ञान का फायदा कैसे उठा सकता है? इसके लिए विज्ञान एक 3 स्टेप प्रिडिक्शन एरर फ्रेमवर्क की बात करता है। वो क्या है? ये फ्रेमवर्क फेल होने के ठीक बाद सिर्फ 3 सेकंड की एक लर्निंग विंडो से शुरू होता है। सिर्फ 3 सेकंड? हाँ, जब भी इंसान फेल होता है, दिमाग सिर्फ 3 सेकंड के लिए कुछ नया सीखने की एक विंडो खोलता है। और हम उस विंडो का क्या करते हैं? ज्यादातर लोग खुद पर गुस्सा करके इस विंडो को तुरंत बंद कर देते हैं। इसे खुला रखने के लिए 3 स्टेप फ्रेमवर्क है। तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है नेम द गैप, नॉट द इमोशन। यानी उस गैप का नाम लें, अपनी भावनाओं का नहीं। मतलब खुद को बेवकूफ या नाकाबिल कहने के बजाय एक मशीन की तरह सिर्फ फैक्ट बताएं। जैसे अगर कोई ऑफिस में किसी प्रेजेंटेशन के दौरान सवालों के जवाब नहीं दे पाया, तो ये सोचने के बजाय कि मैं किसी काम का नहीं हूं, सिर्फ ये कहना कि मैंने डेटा सही से याद नहीं किया था। बिल्कुल, ये सीधा फैक्ट बताना प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को चालू रखता है और कॉर्टिसोल को बढ़ने से रोकता है। और दूसरा स्टेप? दूसरा स्टेप है गिव वन फिजिकल करेक्शन। खुद को एक फिजिकल कमांड दे। फिजिकल कमांड? हाँ, शांत रहना है या फोकस करना है जैसे अमूर्त कमांड दिमाग को समझ नहीं आते। यानी दिमाग शरीर के स्पष्ट कमांड से सीखता है। एकदम सही। जैसे अगली बार प्रेजेंटेशन से पहले 10 मिनट अकेले बैठना है या बोलने से पहले 2 सेकंड का पॉज लेना है। हाँ, सिर्फ एक स्पष्ट फिजिकल कमांड देना है ताकि दिमाग फालतू विचार पैदा करना बंद कर दे। और तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है द रीसेट रिचुअल। रीसेट रिचुअल? ये समझना बहुत जरूरी है कि इंसान का दिमाग, विशेषकर उसका अमिगडाला, जो कि खतरे का अलार्म सिस्टम है, वो भाषा नहीं समझता। तो उसे क्या समझ आता है? उसे सिर्फ फिजिकल सिग्नल समझ आते हैं। वो जो 3 सेकंड की डोपामाइन विंडो है ना, वो बहुत तेजी से बंद होती है। इसीलिए दुनिया के एलीट एथलीट्स का एक फिजिकल रीसेट रिचुअल होता है। जैसे राफेल नडाल का सर्व करने से पहले कपड़े ठीक करना। बिल्कुल। या रॉजर फेडरर का रैकेट की तार ठीक करना, या सचिन तेंदुलकर का बार-बार बैट टैप करना। तो ये कोई अंधविश्वास नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो ये अजीब सी लगने वाली आदतें असल में अमिगडाला को ये बताने का सिग्नल है कि खतरा टल गया है और अब नया पॉइंट शुरू हो रहा है। हाँ, एकदम। ये तो वैसा ही हो गया जैसे जब कंप्यूटर हैंग हो जाता है तो स्क्रीन पर मुक्का मारने के बजाय हम कीबोर्ड पर एक कमांड दबाकर उसे रिबूट करते हैं। क्या बात है। मतलब इमोशन में बहना स्क्रीन तोड़ने जैसा है और ये रिचुअल एक सिस्टम रिबूट है। ये एक बेहतरीन एनालॉजी है। दिमाग सिर्फ सोचने से रिबूट नहीं होता, उसे एक फिजिकल एक्शन चाहिए होता है जो एमिगडाला को शांत कर सके। इस पूरी चर्चा से एक बहुत ही गहरा निष्कर्ष निकलता है। दुनिया के सबसे बड़े विनर्स भी वही इंसान हैं जो सबसे ज्यादा बार हारे हैं। सही बात है। फर्क सिर्फ इतना है कि विनर्स ने हारने के बाद अपने ईगो को किनारे रखा और अपने ब्लैक बॉक्स से शांति से डेटा निकाला। तो इस पूरी साइंस का असली अर्थ यही है कि जो कभी मिस नहीं करता, उसने अपनी जिंदगी में कभी अपनी क्षमता से बाहर कुछ ट्राई ही नहीं किया। बिल्कुल। अपनी गलतियों पर गुस्सा करना, बहाने बनाना और अहंकार को बचाना, ये सब हमारे सीखने की बायोलॉजिकल क्षमता को केमिकली मार देता है, खत्म कर देता है। विफलता कोई अंत नहीं है, ये तो हमारे दिमाग को मुफ्त में मिलने वाला एक न्यूरोलॉजिकल सबक है, एक ऐसा प्रेडिक्शन एरर है जो हमारे खुद के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। और जब फ्रस्ट्रेशन और गलतियों को विकास के इस बायोलॉजिकल मार्कर के रूप में देखा जाने लगता है ना, तो विफलता का पूरा नजरिया ही बदल जाता है। इसी विचार के साथ आज का हमारा ये डिकोडिंग सेशन समाप्त होता है, लेकिन जाने से पहले जरा सोचने वाली एक बात मैं यहाँ छोड़ना चाहती हूँ। वो क्या? विज्ञान ये साफ कर चुका है कि अपनी गलतियों पर गुस्सा करने से कॉर्टिसोल रिलीज होता है, जो खुद के ही दिमाग के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को सिकोड़ देता है और हमारे सीखने की क्षमता को मार देता है। बिल्कुल, हमने अभी यही समझा। लेकिन जरा सोचिए उन लोगों के दिमाग का क्या होता होगा जो हमेशा दूसरों की गलतियों पर गुस्सा करते रहते हैं।
ये तो बहुत गहरा सवाल है। क्या हर छोटी गलती पर दूसरों पर उंगली उठाने और चिल्लाने की जो हमारी सामाजिक आदत है, वो पूरे समाज को सामूहिक रूप से कुछ भी नया सीखने के अयोग्य बना रही है? सोचने वाली बात है। क्या दूसरों पर लगातार इल्जाम लगाने वाला ये ब्लेम कल्चर असल में एक सामूहिक ब्रेन डैमेजिंग कल्चर है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।